हे गाइस, मैं आ गया हूँ जून महीने के 2022 के जो पी वाई क्यूज़ थे उनके साथ आ गया हूँ मैं। और मैंने कुछ पी वाई क्यूज़ सिलेक्ट करे हैं। तो उन क्वेश्चंस के थ्रू हम सीखेंगे आज कि कुछ एक हट के जो हैं हमारे सारे क्वेश्चंस उनको मैंने सिलेक्ट किया है। तो आप इनको साइड बाय साइड ट्राई भी करते रहना जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो वेक्टर्स में से है। तो देखो, इसको लेने का मेरा मेन मोटिव ये था क्योंकि वेक्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़े से घुमाने वाले होते हैं जनरली। जैसे आप देख सकते हो कि ए बी वेक्टर यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स बताए हुए हैं, ए कैप बी कैप। एंड सी वेक्टर हमें बोला है कि ए कैप से इतना एंगल बनाता है और हमें एक इक्वेशन गिवन है। देन हमें ये बोला है कि हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखो, ये क्वेश्चन ना टफ नहीं है, लेकिन इसको सोचना थोड़ा सा टफ है। इसमें जो स्टेप्स है वो बहुत इजी हैं, लेकिन उनको क्लिक करना थोड़ा थोड़ा सा टफ है। तो आप इसको एक बार ट्राई दो और फिर सोल्यूशन में बढ़ते हैं हम। ठीक है। तो देखो यार, इन इक्वेशंस में जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है बी कैप इक्वल टू सी वेक्टर प्लस टू सी वेक्टर क्रॉस ए कैप। ये आपको एक रिलेशन गिवन है। इसमें जनरली क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया ए कैप क्रॉस ये कर दिया, यहाँ पे ए कैप क्रॉस सी कैप हो गया, यहाँ पे ए कैप क्रॉस दिस हो गया, है ना। ऐसे रिलेशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन में करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट ऐसे है, देखो, हमें दोनों साइड ले लेना है मॉड। देखो, बी कैप का मॉड तो 1 हो गया, वो तो साफ साफ हमें पहले से ही पता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अब ऐसा मानो कि ये आपका एक वेक्टर है और ये आपका दूसरा वेक्टर है। ठीक है। तो आपके पास दो वेक्टर का एडिशन है। तो दो वेक्टर्स के एडिशन को, जिनका मॉड होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है डायरेक्टली। देखो, बात इस समय ये है कि यहाँ पे जब मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 2 सी वेक्टर क्रॉस ए कैप के मॉड का स्क्वायर। और ये बताओ, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। कॉस थीटा मेन है ना तीसरी टर्म लिखने से पहले। तो देखो, बात असल में ये है कि आपको पता हो कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो मेरा सी वेक्टर के बराबर आता है। तो एक बात पक्की है कि ए वेक्टर और ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ठीक है। एक बात ये हमेशा ट्रू होती है। तो इससे मुझे यही पता चला, क्योंकि यहाँ पे इस क्रॉस प्रोडक्ट में मैं सी वेक्टर ले रहा हूँ, तो इस सी वेक्टर लेने की वजह से ये जो पूरा वेक्टर है, ठीक है, ये वाला जिसको मैंने पिंक से सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो लास्ट टर्म है, ये वाली जो टर्म है मॉड की, वो वाली जीरो हो जाएगी कॉस 90 डिग्री की ड्यू टू। ठीक है। तो ये बड़ा एक अच्छा क्लिक था यहाँ पे। तो हमें बस इतना ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर ही होगा, और हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 तो बाहर निकल जाएगा 4 से, एंड मेरे पास बचेगा सी वेक्टर क्रॉस ए कैप के मॉड का स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आती है एक फॉर्मूले की जो सबको याद होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन ऑफ थीटा। ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे, 1 इक्वल टू सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स यहाँ पे आएगा सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर साइन स्क्वायर। एंगल क्या था हमारे पास गिवन, पाई बाई 12। तो यहाँ पे पाई बाई 12 आ जाएगा।
और ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर तो 1 ही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास बन गया। अब देखो मैं इधर से सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो वो क्या निकलेगी, 1 + 4 टाइम्स साइन स्क्वायर π/12 इक्वल टू 1। अब आपको एक चीज़ याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो साइन ऑफ π/12 जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। वैसे अगर कॉस थीटा की याद करनी है तो एक चीज़ याद रखना, बस ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा वहाँ पे, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है। वैसे अगर tan का याद करना है तो tan का तो लगभग सबको याद ही होता है, वो होता है 2 - √3। ठीक है, तो ये 3 आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हम सीधा पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर, तो नीचे क्या बन जाएगा 8, ऊपर क्या बन जाएगा 3 + 1 - 2√3। ठीक है, यहाँ पे कट गया, ये यहाँ पे आ गया 2 और ये पूरा ब्रैकेट था इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मुझे मिला सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 + 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 2 डिवाइडेड बाई 6 - 2√3। तो ऊपर नीचे 2 कट सकता है तो उसको काट देते हैं, तो मुझे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 3 - √3। इसको कर देंगे फैक्टराइज, तो हमें क्या मिलेगा, नीचे तो हमारे पास बन जाएगा 9 - 3 जो कि होता है 6, और ऊपर हमें मिलेगा 3 + √3। तो देखो हमें आंसर तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे हमें 6 इंटू सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर चाहिए था। तो देखो बहुत इजी है, हमें ढूंढना क्या था, 6 सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, जो कि बराबर क्या होगा, 6 स्क्वायर सी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो उसी को हम यूज़ करते हैं नीचे। तो नीचे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई थी सी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर की, तो हमें ये ढूंढना है, तो वो क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, 6 स्क्वायर इंटू 3 + √3 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारा आंसर क्या है, 6 टाइम्स 3 + √3। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरा मेन मोटिव यही था, आपको सारे फॉर्मूले थोड़े से रिवाइज हो जाएं। जैसे ये वाला था एक, और एक ये वाला था, एक ये वाला था। ठीक है, एंड देखो कभी कभार क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन हम उसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिंप्लिसिटी में थोड़ा सा रहो मैथ्स में, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी मत जाओ। ठीक है, इजी क्वेश्चंस पे भी फोकस करो, वो ही स्कोर देते हैं एग्जाम के वक्त। सो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा जो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है कुछ ऐसा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो देखो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से नहीं होने वाला। ठीक, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एक फंक्शन लेट कर लेता हूँ, x⁻7 - 7x - 2। तो अगर मैं इसके ऐसे पॉइंट्स ढूंढूं जहाँ पे कर्व हो रहा है, ठीक है, मतलब जहाँ पे इसका f' 0 है वहाँ पे ये कर्व हो रहा होगा, है ना, यू टर्न खा रहा होगा, तो उन पॉइंट्स को मैं निकाल लेता हूँ। 7x⁻6 - 7 इक्वल टू 0 रख दिया मैंने। मुझे क्या मिला, x⁻6 इक्वल टू 1। कब पॉसिबल है भाई रियल नंबर्स में, क्योंकि रियल रूट्स निकालने ना मुझे, इमेजिनरी तक तो सोचना ही नहीं। तो x की वैल्यू +-1 पे ये जो ग्राफ है इसका ये टर्न हो रहा है। अब देखो मैं तुम्हें ग्राफ का थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट बताता हूँ। ठीक है, सोचने वाली बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो मैंने ये x और y एक्सिस बना लिए हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाऊंगा, लेकिन आंसर निकाल लूंगा। देखो 1 पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है, -1 पॉइंट यहाँ पे है, ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि 1 पे और -1 पे ये ग्राफ टर्न कर रहा है।
ठीक है, तुम वन पे इसकी वैल्यू निकालो, वन पे वैल्यू क्या आ रही है, जब वन पुट करोगे इस फंक्शन पे तो तुम्हें वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव, मतलब कहीं यहाँ पे होगा वो पॉइंट, है ना। वैसे ही अगर -1 में पुट कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, कोई पॉजिटिव मिल रही है, करके देखो, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरे को पॉइंट्स पता चल गए, अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तब भी मुझे नेगेटिव ही मिल रहा है, तो कहीं यहाँ पे -2 पे है, ठीक है। फिर एक मैं -2 और 2 वाले पॉइंट्स को भी जरा सा चेक कर लेता हूँ। तो जब मैं -2 पुट करूंगा तो आपको पता है ये x⁻7 है ना, तो 2⁻7 तो ये बहुत नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक है, तो बहुत नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे कहीं पे नंबर आएगा ये, ठीक। उसके बाद 2 पुट करूंगा तो क्योंकि 2⁻7 बहुत बड़ा नंबर है तो वो पॉजिटिव में आएगा, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। कहीं भी मान लो रफ डायग्राम है। अब देखो मैं जब इनको कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा ग्राफ मुझे मिल ही गया है, कहीं -1 से 2 के बीच में, ये देखो स्ट्रेट लाइन नहीं थी ये, हाँ ऐसी कुछ ग्राफ सा बनेगा जो कि ऐसे क्रॉस करके 1 पे टर्न खाएगा और 1 और 2 के बीच में बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, और मैं देख सकता हूँ कि कितने रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट 3, तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 3। अब देखो, तुम बोलोगे कि मैंने करा क्या है असल में, देखो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें पहले टर्न होने वाले पॉइंट्स, यहाँ पे तुम देख सकते हो टर्न होने वाले पॉइंट्स कौन से थे मेरे, -1 और 1। उसके बाद मैंने इनके आसपास वाले पॉइंट्स को एनालाइज किया, ठीक है, कहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, तो मुझे पता चल जाएगा कहाँ। अब देखो, मान लो यहाँ पे 1 पे नेगेटिव आ रही है वैल्यू, है ना, तुम देख रहे हो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और 2 पे पॉजिटिव है, तो क्या मतलब हुआ, मतलब ग्राफ बीच में से जा रहा है ना, कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा तभी जा पाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। तो ऐसी चीजों को यूज करना होता है। तो आप देख सकते हो कैसे एनालाइजेशन से इस क्वेश्चन को करना था। ऐसे क्वेश्चंस कॉमन हैं, मेंस में काफ़ी बार आते हैं, कई शिफ्टों में आते हैं, तो आपको इनका तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। गाइस ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि इंटीग्रेशन पे है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का है और थोड़ा सा फंक्शंस के रिलेटेड है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोच कर देखो। देखो इस क्वेश्चन का साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है स्क्रीन पे, ये इसलिए है ताकि आप डरो ना चीज़ को देख के, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ काफ़ी ठीक है यार, डुएबल है। तो कैसे करेंगे, देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, इंटीग्रेशन इनडेफिनाइट में एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर आपको कुछ भी दिया है, मान लो जी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो ऐसे, जब आपको इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, तो आप जब डायरेक्टली इंटीग्रेट ना कर सको तो एक मेथड होता है कि आप दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो ये ऑपरेटर है, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल, नहीं सॉरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो इससे इक्वेशन काफ़ी सिंप्लीफाई हो सकती है कई बार। तो ये एक की पॉइंट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिनको ये थ्योरी पता है वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो आप डिफ्रेंशिएट करके देखो, इंटीग्रेशन वाला तो अंदर की चीज़ बिल्कुल सेम आ जाएगी, जो ये राइट हैंड साइड में है ना, इसको आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और प्लस सी तो ये सी तो हट ही जाएगा। तो इंटीग्रेशन वाली चीज़ क्या आ गई, एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस जी ऑफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स टाइम्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। ये आ गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो क्या बनेगी, डिनोमिनेटर तो बन जाएगा भाई सीधा ही स्क्वायर, ई की पावर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो ई की पावर एक्स प्लस 1 यहाँ पे आ गया एज इट इज, एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो जी ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स जी डैश ऑफ एक्स, है ना, और माइनस में क्या आ जाएगा, एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा,
ई की पावर एक्स। ठीक है, तो देखो यार ये बड़ा ही मतलब इजीली हो जाएगा। लेफ्ट राइट हैंड साइड को थोड़ा सा एडजस्ट करो। देखो आपको क्या करना है, जो ये जी की पावर जी ऑफ एक्स ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई होकर इसके साथ ग्रुप कर दो, तो क्या बनेगा, जी ऑफ एक्स कॉमन निकल गया, ई की पावर एक्स प्लस वन माइनस एक्स टाइम्स ई की पावर एक्स। ठीक, बचा क्या, प्लस एक्स टाइम्स ई की पावर एक्स प्लस वन टाइम्स जी डैश ऑफ एक्स। डिवाइड में क्या है, ई की पावर एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी हो गया क्वेश्चन। तो क्या हुआ, ये जो पूरी टर्म है ये क्रिएट हो गई है राइट हैंड साइड में यहाँ पर। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर भी ऐसा सा ही है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। अब बचा क्या, बचा आपके पास ई एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस वन। यहाँ पे आपके पास बचा एक्स टाइम्स ई की पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस वन का स्क्वायर जी डैश ऑफ एक्स। अब तो बहुत सिंपल हो गया है। अब आप सीधा ही कह सकते हो कि आपके पास क्या मिला, जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। तो देख रहे हो कितना सिंपल कर दिया क्वेश्चन को। तो ये ट्रिक पता होनी बहुत ज़रूरी थी। अब देखो एक चीज़ हमें बहुत ज़रूरी समझना एक और, कि जी हमें अब ये ऑप्शंस देखने ना, तो ऑप्शंस में जी डैश भी है। जी डैश हमारा जो बी ऑप्शन है वो निकल सकता है जी डैश बी इंक्रीजिंग इन 0 to π/4। तो यहाँ पे क्या होगा, जी डैश की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखनी है, तो जी डैश का डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या आएगा, जी डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, साइन ऑफ एक्स माइनस प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब मेरे को देखना है जीरो से लेकर π/4 तक। हाँ, जीरो से लेकर π/4 तक ये क्या है, तो जीरो से लेकर π/4 तक की बात करूं तो दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ बाहर नेगेटिव साइन है तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो लेस देन जीरो, तो ये डिक्रीजिंग होगा, है ना, क्योंकि जी डैश का डेरिवेटिव वो लेस देन जीरो है, इसलिए जी डैश डिक्रीजिंग होगा मोनोटोनिसिटी की वजह से। तो ये ऑप्शन गलत है। वैसे ही जी क्या होगा, हमें जी फंक्शन निकालना पड़ेगा बाकी तीन ऑप्शंस के लिए। तो देखो यार जी डैश निकल गया है, देखो इसको आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ एक्स और यहाँ पे प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपके पास जी ऑफ एक्स फंक्शन भी मिल गया है। तो देखो यार अब आप बोलोगे कि यार इसमें प्लस सी क्यों नहीं करा, है ना, इंडेफिनेट वाला, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम जी की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख रहे तो हमें जी डैश का देखना पड़ेगा ना, तो डेरिवेटिव होगा तो वो प्लस सी वैसे भी हटने वाला है डेरिवेटिव्स के वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे बात है हमारे पहले ऑप्शन की, जी इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/4। तो जी को देखने के लिए जी डैश को देखेंगे, तो जी डैश हमारे पास पहले से निकला हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो होगा 0 से लेकर π/4 तक। देखो एक बात ध्यान रखना, जो कॉस ऑफ एक्स है वो 0 पे 1 होता है और डिक्रीज करता है, और साइन ऑफ एक्स 0 पे 1 होता है, सॉरी 0 पे 0 होता है और फिर इंक्रीज करता है, और π/4 पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इनका ग्राफ भी बताऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा सा है दोनों का, अगर ओवरलैप करोगे तो कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है π/2 तक, 0 से लेकर, और मान लो ये π/4 है बीच का, और साइन ऑफ एक्स का कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा सा जाता है ऊपर की तरफ। तो बात यह है कि कॉस ऑफ एक्स बड़ा होता है। ठीक है, तो कॉस ऑफ एक्स बड़ा होने की वजह से ये बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ये पूरी वैल्यू है ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है।
अब हमें जी प्लस जी डैश देखना है और जी माइनस जी डैश देखना है, तो मैं सी ऑप्शन देख लेता हूँ। जी प्लस जी डैश, जी क्या था हमारा? जी हमारा था साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स। अब इसका हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो 0 से लेकर π/2 तक जो कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग होता है, सबको पता है। तो इसलिए ये पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है ही नहीं। तो ये गलत हो जाता है। हमारा सही आंसर फिर डी ही होगा, है ना? तो मतलब काफ़ी एक अच्छा सवाल लगा मुझे ये। इसमें बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके इसका आंसर निकल जाना है। हालांकि थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी डुएबल चीज़ें थी। ये करा जा सकता था अगर आप काम रहो, बड़े क्वेश्चन को देख के डरो मत। गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस जून 2022 PYQ का। तो ये क्वेश्चन मुझे ना फेस वैल्यू में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, तो मैंने इसलिए इसको उठा लिया। अब देखो यार, ये क्वेश्चन है ना, ये देखने में टफ है। तुम्हें देख के ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हमने सीखी ही नहीं है और छोड़ आओगे। देखो ऐसी बात लगती है इसको देखने में, लेकिन ऐसा ये क्वेश्चन है ही नहीं। देखो जब भी ऐसे आ जाते हैं ना कि कुछ ज़्यादा ही जनरलाइज्ड से आ जाते हैं फॉर्म्स, है ना, तो उनमें जनरली पैटर्न होता है। उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो और आंसर निकल जाता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में सेम ही प्रोसेस होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होना है, ए को अगर मैं बात करूँ तो इसमें n=1 रख के देखो क्या निकल रहा है। 1/n, को मैंने 1 डाला तो -1 की पावर 1, है ना, तो वो -1 रहेगा। तो 3 - 1 2, और 2 की पावर 1 आ गया। वैसे ही अगर मैं दूसरी टर्म देखूं तो वो क्या आएगी 2 पर, -1 की पावर 2, वो 1 बन जाएगा। तो 1/4 की पावर 2। वैसे ही तीसरी देखो टर्म, वो क्या बनेगी? नीचे तो 2 आएगा, है ना। देखो +-1, ये देखो -1 की पावर n है ना, तो या तो वो 3 के साथ -1 करके 2 बनाएगा या 4 बनाएगा, है ना। तो नीचे 2 या 4 आएगा, उसकी पावर चेंज होती जाएंगी, है ना, ऐसा ही होएगा। तो अगली टर्म क्या आएगी? 2 की पावर 3। अगली टर्म क्या आएगी? 4 की पावर 4। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही होता जाएगा। तो इनमें कुछ भी नहीं करना है यार। देखो तुम्हें साफ साफ पैटर्न दिख गया है। तुम्हें क्या करना है कि पहली जो पहले ऑड टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख लो, 1/2 प्लस 1/2³ प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आ गई तुम्हारी पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या होगा? 1/4² प्लस 1/4 की पावर 4 प्लस 1/4 की पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये तुम्हारी दूसरा टर्म। ठीक है, अब ये क्या है? इन्फिनाइट सम वाली जीपी, इसमें फॉर्मूला लगा दो। ए क्या है तुम्हारा यहाँ पे? 1/2 टाइम्स क्या आएगा? ए 1/2 आ गया। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा? 1 - r। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे? 1/2 का स्क्वायर। ठीक, ये आ गया तुम्हारा पहला। दूसरा वाला क्या आ जाएगा? 1/4² डिवाइडेड बाई 1 - 1/4²। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा? यहाँ पे तो आ जाएगा ये चीज़ क्या बन गई? 1/4। तो 1 - 1/4 3/4 होता है, और वो 2 कटेगा, तो 2/3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 1/4² - 1। मतलब ये चीज़ क्या है? ये चीज़ कुछ नहीं है, 1/15। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 15 ऊपर बन जाएगा 11। ठीक है, तो देख सकते हो ए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है। देखो कुछ अलग नहीं है, सब चीज़ें तुमने पढ़ी हुई हैं इन 2 सालों में। सब कुछ पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, बस डरना नहीं है। क्वेश्चन अलग नहीं आएंगे, वो सब वही चीज़ें हैं जो तुम्हें पढ़ाई गई हैं। अब देखो बी को, देखो बी को भी वैसे ही एनालाइज करना है। तो बी को मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद जब पैटर्न पता चल जाएगा तो नीचे लिख देंगे। तो 1, पहली टर्म देखो क्या बनेगी? ऊपर ऑड है तो -1, नीचे क्या बनेगा? 2 की पावर 1। वैसे ही 1 बाय, नीचे की टर्म तो सेम बनेगी ना, बस प्लस माइनस होते जाएगा। 4² प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 4। ठीक, अब देखो तुम्हारे ग्रुप में बस एक चेंज हुआ है। ठीक है,
चेंज क्या हुआ है कि बी तुम्हारा कैसा है कि तुम्हारे पास नेगेटिव ऑफ 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 5 है, एंड सो ऑन। एंड तुम्हारे पास प्लस में सेकेंड टर्म सेम ही है, 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 की पावर 4 प्लस 1/4 की पावर 6। ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा फिर से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो तुमने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, ये तुम्हारा क्या था, पहली टर्म थी। अब ये चीज़ पहले पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव हो गई है, तो तुम्हारे पास -2/3 प्लस 1/15 है। तो इसको सीधा ही सॉल्व कर लो, ये आ गया तुम्हारा 15 और ऊपर 5 मल्टीप्लाई होके -9। ठीक है, तो तुम्हें पूछा था a/b, तो a डिवाइडेड बाई b जब तुम करोगे तो a है 11/15, ये है -9/15, तो तुम्हारा ये आंसर है -11/9, सी ऑप्शन। तो देखो जब भी ऐसी फॉर्म्स आ जाए, ठीक है, या कोई ऐसी फॉर्म आ जाए जो आपको लग रहा है कि आपने कभी सॉल्व ही नहीं करी, तो उसको एक बार लिख कर देखो, पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करो, वो हो जाएगा सॉल्व। उसमें फिर पैटर्न ही छुपा होगा अगर आपने पहले नहीं करा उसको। सो गाइज, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है आज की इस PYQ वाली सीरीज़ का। तो इस वीडियो में पांचवा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना मतलब थोड़ा सा एक लेंदी टास्क लग रहा है। देखो जैसे आपके पास ये पहली टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ टू कोफिशिएंट्स, एंड यहाँ पे तो देखो इसके बहाने एक आइडेंटिटी का मैं जिक्र भी कर दूँ, वेंडर मॉन्ड्स आइडेंटिटी। अब देखो नाम पे मत जाना, ये नाम में ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सी आइडेंटिटी होगी, पर ये इतनी सिंपल है कि आपका ये जो बल्कियर काम होता है ना, जो आपको सोचना पड़ता है यहाँ पे कि कैसे कौन सी दो सीरीज़ का कोफिशिएंट मेरे को देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर कौन सा आंसर आएगा, वो सोचने का काम बहुत हल्का कर देगी। तो देखो बात क्या है कि मान लो आपके पास समेशन ऑफ k = 1 से लेकर n तक जा रहा है, जितने तो NC ठीक है, एंड आपके पास कुछ भी है MC, आप लगा लो K या कुछ भी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, वो सोच के देखो। इसका जो आंसर है वो आएगा, अ, आप इसको कर सकते हो जैसे कि आपको क्या करना है, आप एक तरफ ये जैसे मान लो ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन, इसको लिख दो MC m - k। ठीक, तो जब ऐसा लिखोगे तो आपको क्या करना है कि जो ये ऊपर वाली चीज़ें n और m, इन दोनों का आपको सम लेना है। ठीक है, तो इन दोनों का जब आप सम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, n + m। फिर लिख दो c, और जो नीचे वाला आपका आएगा वो आएगा k + m - k, तो वो क्या हो जाएगा, m। तो ये आपका एक आंसर निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से, मतलब इससे ज़्यादा आसान मेथड क्या होगा, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में भी वैसे ही यूज़ करना है। तो देखो सिंपली मैं यूज़ करूँगा, जैसे मान लो मैंने इसको चक्का, ये अपना कोफिशिएंट, इसको मैंने लिख दिया, क्या लिखूंगा, 31C 31 - k - 1। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ये जो k - 1 है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ, तो k - 1 का जो 1 है वो माइनस होगा, तो यहाँ पे 30 - k बन जाएगा, है ना। तो मेरे को जब इन दोनों ये जो पूरा प्रोडक्ट है वो मेरा क्या निकल के आएगा, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, मेरे पास आएगा 31 + 31, दोनों के ऊपर वालों को सम कर दिया मैंने, ये 31 है, ये 31 है। सी, नीचे क्या आएगा, k + 30 - k, तो 30 आ जाएगा। वैसे ही दूसरा वाला करके देखो, दूसरा वाला जब आप करोगे तो क्या करना है, मान लो इसको कर देता हूँ मैं इस बार, ठीक है, जो मर्जी कर सकते हो। तो 30C 30 - k। ठीक, अब मुझे फिर से सम करना है, तो सम करूंगा तो ऊपर वालों का सम क्या हो जाएगा, 30 + 30C, नीचे क्या आएगा, 30 - k + k - 1। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 29। ठीक है, तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड कितनी छोटी बन गई, कितनी आसानी से कर लिया आपने। ठीक है, वैसे अगर आप प्रोडक्ट से करते तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता, ठीक है, तब जाके आंसर निकलता। तो यहाँ पे देख लो 62C 30
माइनस 60C29 हमारे पास यहाँ पे निकल के आया है, बहुत आसानी से निकल गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि देखो मुझे चाहिए क्या, मैं इसको फैक्टोरियल्स में ले जाता हूँ ना तो आसान रहेगा। तो इसको मैं फैक्टोरियल्स में लेके जाता हूँ। 62 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 फैक्टोरियल, 32 फैक्टोरियल माइनस 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 29 फैक्टोरियल, 31 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 फैक्टोरियल, 31 फैक्टोरियल। तो पहली टर्म में से ऊपर से मैं क्या निकाल लेता हूँ, 62 इंटू 61, और नीचे में से 32। तो मेरे पास वही बन जाएगा ना। और यहाँ पे मैं दूसरी वाली टर्म में 30 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो -30। तो ये मेरा अल्फा हो जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से। तो ये मुझे अब सॉल्व ही करना है, इसमें अब और कोई चारा नहीं है। ठीक है, इसमें मेरे को 16 भी मल्टीप्लाई करना है। तो 16 टाइम्स अल्फा मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई होगा ना पहले, तो 16 इंटू 62 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 16 टाइम्स 30। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। ये 1 डिवाइडेड बाई ये 2 हो गया, और ये 2 इसके साथ कटेगा 31। ठीक है, तो अब मुझे कैलकुलेशन ही करनी है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 31 इंटू 61 कर लेते हैं पहले। तो अपने पास क्या आएगा, 1368 यहाँ पे 1891। तो 1891 माइनस ये, तो यहाँ पे तो सिंपली हो जाएगा 0, और वो 3 से मल्टीप्लाई होके 480। तो बस हमें 480 माइनस करना है यहाँ से। तो यहाँ पे 1141, तो 1411 हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, जो कि ए पार्ट है। तो देखो इस क्वेश्चन में मेन पर्पस मेरा ये था कि आपको ये आइडेंटिटी बता दूं। ठीक है, ये बड़ी काम की है, क्लिक करेगी ना तो फटाफट आंसर निकलता है। एंड आपको, आपका जो बल्कियर पार्ट होता है ना सोचने वाला, उस पार्ट को कम कर देती है आइडेंटिटी। ठीक, सो गाइज ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जो कि हमारी वीडियो में है। तो हम देखते हैं कि इस पी वाई क्यू को कैसे करना है। देखो मैं चाहता था कि ये जो होते हैं ना ए और बी की वैल्यू निकालने वाले लिमिट्स वाले सवाल, मैं एक बार ले लूँ अपनी वीडियो में, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने ये टाइप का छोड़ दिया, क्योंकि ये टाइप काफ़ी कॉमन है मेंस में। देखो बात क्या है इस क्वेश्चन में। देखो मैंने एक तो अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली से पता नहीं कौन सी वीडियो थी, पर मैंने डाला हुआ है अपने चैनल में एक वीडियो में, कि अगर आपके पास लिमिट एक्सटेंड्स टू ए में साइन के अंदर ए है, ठीक है, एंड ऐसा है कि वो मतलब एक्स है, सॉरी, जो मतलब कोई भी एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है। रुक जाओ मैं साफ से लिखता हूँ। साइन के अंदर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ब्रैकेट डाले हैं, ठीक है, ब्रैकेट। तो अगर एफ ऑफ ए टेंड्स टू जीरो है, ठीक है, जब एक्स टेंड्स टू ए है, तो एफ ऑफ ए टेंड्स टू जीरो है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा एक फंडा मैंने बताया था पहले भी। तो मैं एक चीज़ क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बड़ा सिंपली, कि ये जो साइन है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ सीधा इसके अंदर वाले फंक्शन से। ठीक है, तो देखो जब मैं ऐसा करता हूँ तो क्या बन जाता है। तो मेरे पास बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 3x² माइनस 4x प्लस 1 माइनस x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x³ माइनस 7x² प्लस ax प्लस b, ठीक है, इक्वल टू -2। ओके, इतना ठीक है। तो देखो ऊपर तुम्हारे पास बचा क्या है, ऊपर तुम्हारे पास सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ऊपर बचा है 2x² माइनस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, सेम ही है, 2x³ माइनस 7x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू -2। अब देखो कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, देखो इतना सिंप्लीफाई हो चुका है। अब देखो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यहाँ पे हमारा ये है,
इसमें अगर मैं x को 1 डालता हूँ, है ना, तो मेरे पास क्या वैल्यू मिलेगी? x को मैंने मान लो 1 डाला, क्या वैल्यू मिल रही है मुझे? 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। न्यूमरेटर क्या टेंड कर रहा है? 0 को। न्यूमरेटर टेंड कर रहा है 0 को। तो क्या मेरा आंसर कभी -2 आ सकता है? नहीं ना, नहीं आ सकता। तो मेरे हिसाब से मतलब बात क्या है कि अगर डेटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है कि जो 0/0 मतलब हमारी जो 7 इनडेटर्मिनेट फॉर्म है उनके अलावा कोई भी फॉर्म है उसको हम डेटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो अगर वो फॉर्म है तो कभी मेरा -2 आ ही नहीं रहा। तो मैं क्या चाहूंगा कि डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड करे ताकि 0/0 वाली फॉर्म बने, ताकि मैं ये कह सकूं कि अभी मैं नहीं बता सकता कि -2 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये हुआ ना मतलब। तो कुल मिला के मुझे क्या करना है, नीचे जब x टेंड्स टू 1 हो मतलब 2 टाइम्स 1 का क्यूब माइनस 7 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस a टाइम्स 1 प्लस b टेंड टू 0 होना चाहिए, है ना। तो मेरे पास एक कंडीशन मिल गई। तो a प्लस बी इक्वल टू 5 वाली मेरी पहली कंडीशन होगी। अब ये क्या बन गई है? 0/0 वाली फॉर्म। ठीक है, 0/0 वाली फॉर्म बन गई। तो अब मैं कर दूंगा इस पे लॉपिटा। लॉपिटा रूल लगाऊं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर क्या बन जाएगा? 4x-4 डिवाइडेड बाय 6x² माइनस 14x प्लस a इक्वल टू -2। अब फिर से देखो न्यूमरेटर को, यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा, न्यूमरेटर कह रहा है भाई x टेंड्स टू 1 करोगे तो मैं तो क्या हो जाऊंगा? मैं हो जाऊंगा भाई फिर से 0। फिर से न्यूमरेटर 0 आ गया तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई -2 कभी आएगा? नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ भाई, नीचे को फिर 0 बना देता हूँ। मैं कहूंगा कि 0/0 वाली फॉर्म है तो कभी -2 आएगा, हो सकता है बाद में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को फिर से 6 टाइम्स 1 का स्क्वायर माइनस 14 टाइम्स 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक, तो a की मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई 8। a की वैल्यू 8 निकल के आ गई है। तो यहां से मैं b की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ कि b की वैल्यू क्या आ गई हमारी? -3। ठीक है, तो a और b की वैल्यू मेरे पास निकल गई है। तो a माइनस बी, हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 8 - -3 इक्वल टू 11। तो देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान टाइप की क्वेश्चन है ये। पहली बात तो ये वाली ट्रिक तो भाई अपनी सबसे फेवरेट ट्रिक है मेरी। और दूसरी बात, जब भी लिमिट के ऐसे सवाल होते हैं 0/0 फॉर्म क्यों बनाना है उसको अपने आप को रीजन दो। न्यूमरेटर 0 बन रहा है तो डिनोमिनेटर को 0 रखना पड़ेगा मुझे, क्यों? ताकि 0/0 वाली फॉर्म बने और मैं ये कह सकूं अभी इनडेटर्मिनेट फॉर्म है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि -2 आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है बाद में आ रहा हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैंने न्यूमिनेट डिनोमिनेटर 0 के अलावा कुछ रखा तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहेगी नहीं, और फिर -2 तो आना चाहिए था, है ना। तो ये रीजनिंग होती है जो देनी पड़ती है इसमें, जिसकी वजह से आपके पास कंडीशंस निकलती है जैसे मैंने यहाँ पे निकाली हैं। तो वैसे सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चंस ऐसे टाइप के जिनमें ए बी सी ऐसे निकालने होते हैं लिमिट्स में। सो गाइस, ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन जो कि है इस वीडियो का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी का सवाल है। देखो, प्रोबेबिलिटी का जब सवाल आता है ना, आपके मन में ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज होने वाला है, थोड़ा थोड़ा सा यूज होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उस साइड में, तब जाके प्रोबेबिलिटी के सवाल होंगे। ठीक है, पहले मन में तो ये होना चाहिए, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस है, उसकी वजह से आप कैलकुलेट कर पाओगे आसानी से, वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब जैसे देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन 2x2 मैट्रिक्स विद ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द फर्स्ट 10 प्राइम्स इज सिंगुलर इज इक्वल टू। ठीक है, देखो बात क्या हो रही है, मान लो कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ABCD। ठीक है, तो वो बोल रही हैं कि भाई ABCD का मॉड इक्वल टू 0 हो, ऐसे कितने ABCD हो सकते हैं पहले 10 प्राइम्स में। तो इधर से मेरे पास कंडीशन क्या आई, AB-CD इक्वल टू 0, यानी A × B इज इक्वल टू C × D। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास पहले 10 प्राइम
मतलब पहले 10 प्राइम अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा क्या होंगे, 2 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, फिर 11, फिर 13, फिर हमारे पास क्या आएगा 17, फिर 19, फिर हमारे पास क्या आएगा 23, फिर आएगा हमारे पास 29। ठीक है, हमारे पास ये आएंगे। अब आप बोलोगे यार इसमें देखना पड़ेगा कंडीशन को। देखो बात असल में सिंपल ये है, पहले 10 प्राइम में ऐसे कोई दो प्राइम चार डिफरेंट प्राइम नहीं है जो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके आपको सेम रिजल्ट दे। मतलब ऐसा कोई भी चार डिफरेंट नंबर्स नहीं है, प्राइम्स नहीं है जिनको आप ऐसी कंडीशन में सेटिस्फाई करा दो। ठीक है, तो बात क्या है, देखो बात सिंपल ये है कि या आप ना थोड़ा सा कंडीशंस लगाओ। देखो मान लो कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी वाला हमारा एक केस हो सकता है, तब भी डिटरमिनेंट जीरो ही आ जाएगा, मतलब से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, है ना। तो हमारे पास डिटरमिनेंट जीरो आएगा इस वक्त भी। आप खुद एक और केस क्या हो सकता है, आप ये सोचो, a इक्वल टू सी हो जाए, b इक्वल टू डी हो जाए, है ना, हो सकता है ना। वैसे ही a इक्वल टू डी हो जाए, b इक्वल टू सी हो जाए, तब भी ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये कंडीशंस ऐसे सोचने में थोड़ी टफ है, तो मैं एक चीज बताता हूँ। हम ऐसा करते हैं, इनको डेटर्मिनेंट में बताते हैं तो हमें सोचने में आसानी होगी। देखो पहला केस क्या है, ए, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। इसको चूज करना बहुत आसान है, इसके चूज क्या आएगा कि ए कोई भी हो सकता है उन 10 में से, तो इसके 10 चॉइसेस हो जाएंगे, 10 केस हो जाएंगे। अब देखो दूसरा केस क्या होगा, पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को ऐसे रख दो, तब भी डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा, है ना। और एक और कंडीशन क्या होगी कि इसी को रोटेट कर दो, ए, बी, तब भी जीरो आ जाएगा। एक और हो सकता है, इसी को रोटेट कर दो क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हूँ बस, ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे रोटेट कर दो एक और बार, क्या बनेगा, बी, ए, तब भी जीरो आ जाएगा डिटर्मिनेंट, है ना। फिर एक और बार रोटेट कर दो, एक और बार रोटेट करने पे क्या मिलेगा, बी, ए। ठीक है, तो ये चार केसेस हैं जब डिटर्मिनेंट जीरो आ सकता है। मतलब मैंने ये जो दो हमने लिखे हुए हैं ना, उन्हीं को डिटर्मिनेंट पे लिख के देखा कि असल में चार केसेस हैं। समझ रहे हो, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चार केसेस हैं। इन चारों में अगर आप देखोगे बस एक ही चीज हो रही है कि यहाँ पे मेरे को दो नंबर चूज करने हैं, ए और बी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो 4 टाइम्स मेरे को सेम ही चीज करनी है, क्या, इन 10 में से कोई दो चूज करने। ठीक, तो हमारे पास फेवरेबल नंबर आ गया है। जो हमारे पास फेवरेबल चॉइसेस हैं वो कुछ ऐसी हैं, 10 + 4 टाइम्स 10c2, जिसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 + 4 टाइम्स 10 × 9 ÷ 2। तो यहाँ पे 2 कट गया, तो ऊपर मिला 10 + 180, 190। ठीक है, और टोटल नंबर कैसे निकालोगे, टोटल नंबर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और इसको बताने में मज़ा भी बड़ा आता है। तो देखो क्या बात है, जैसे देखो मान लो ये चार थे ना यहाँ पे, तो ए के पास क्या चॉइसेस है, 10 चॉइसेस है। वैसे ही बी के पास 10 चॉइसेस है, सी के पास कोई 10 चॉइसेस हैं, 10 में से कोई भी नंबर हो सकता है। वैसे ही डी के पास भी 10 चॉइसेस है कि इन नंबर में से मैं कुछ भी हो सकता हूँ। तो मेरे पास टोटल चॉइसेस क्या आ जाएंगी, 10 × 10 × 10 × 10, जो कि आ जाता है 10⁴। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है जो मुझे फाइंड आउट करनी थी वो आ जाती है 190 ÷ 10⁴। हमारा आंसर है। और यहाँ पे एक ज़ीरो काट के भी हमारा ऑप्शन बन सकता है, तो 19 ÷ 10⁻³ तो हमारे पास ऑप्शन बन जाता है सी ऑप्शन, हमारा करेक्ट आंसर। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिसने एनालाइज ढंग से करा है ना, वो ही कर सकता है इस क्वेश्चन को अच्छे से। एंड ये थोड़ा सा आपके दिमाग खोलने के लिए भी था ये क्वेश्चन। बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ये आ जाता है। ठीक है, इवन एडवांस में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें डेटर्मिनेंट की सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, हमें बताना होता है प्रोबेबिलिटी या फिर नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो ये बहुत कॉमन टाइप का सवाल है। तो गाइज हमारे इस वीडियो का 8वां सवाल है ये,
तो देखो मैंने ज़्यादा सवाल नहीं रखे हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट सवाल है। तो हम इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे, इससे काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें हमें एक सीक्वेंस गिवन है जो कि n इक्वल टू ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है। बी ए सीक्वेंस सच दैट ए ज़ीरो ए वन ज़ीरो ही है, और हमें ये रिलेशन गिवन है। ठीक है, बहुत अच्छा रिलेशन गिवन है हमें। फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है समेशन की। तो इसको देख के पता चल रहा है ए एन निकालना होगा। ए एन कैसे निकालेंगे? ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो यही जो हमें गिवन है इसको ही यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे, ए ऑफ एन प्लस टू माइनस में ले जाएंगे ए एन प्लस वन को, ए एन प्लस वन इक्वल टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन। अब देखो हमें क्या करना है, हमें सिंपली एन एक घटाते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है एन। देखो ए ऑफ यहाँ एन की जगह एन प्लस वन एन माइनस वन रखते जाना है। ठीक है, एन की जगह एन माइनस वन रखूंगा, यहाँ पे क्या बनेगा एन प्लस वन माइनस ये क्या बन जाएगा ए ऑफ एन, ये क्या बन जाएगा ए एन माइनस ए एन माइनस वन प्लस वन। ठीक है, वैसे ही मैं और टर्म्स लिखते जाता हूँ। एन को मैं फिर से एन माइनस वन भरूंगा तो क्या मिलेगा एन माइनस ए ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू ए ऑफ एन माइनस वन माइनस ए ऑफ एन माइनस टू प्लस वन। तो ऐसे ही जब तक मैं लिखते जाऊंगा जब तक मेरा जो सबसे छोटा ए एन है ये वाला, ये ज़ीरो ना हो जाए। तो ये बन जाएगा ए ऑफ ज़ीरो प्लस वन माइनस में यहाँ पे क्या बनेगा ए ऑफ वन माइनस ए ऑफ टू। अब देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान बन गया है। देखो यहाँ पे ना ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी जब सारों का सम लोगे, है ना। तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक। फिर ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई, फिर उसके आगे वाली कैंसिल होगी, और उसके बाद ये देखो पैटर्न बड़ा सिमिलर है। पहली टर्म यहाँ पे बच गई तो लास्ट वाली टर्म यहाँ पे बच जाएगी, तो ये वाली कट जाएगी। ठीक, वैसे ही यहाँ पे होगा ए एन कट गया, ए एन माइनस वन कट गया, ए एन माइनस टू कट गया, और मेरे पास यहाँ पे पहली टर्म बची है तो लास्ट वाली टर्म भी बच जाएगी ड्यू टू पैटर्न। तो सेकेंड लास्ट कट गई। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए ऑफ एन प्लस टू माइनस ए ऑफ वन इज इक्वल टू ए ऑफ एन प्लस वन माइनस ए ऑफ ए ज़ीरो प्लस, अब देखो वन कितनी बार आया उसको ऐड कर देते हैं ना। तो मेरा यहाँ पे इसको देखने का मेथड देखो, यहाँ पे क्या है ज़ीरो, ज़ीरो से लेकर कहाँ तक जा रहा हूँ एन तक। ठीक है, तो कितनी टर्म्स आएंगी, कितनी टर्म्स, देखो वन से लेकर एन तक जाते तो एन टर्म्स थी, ज़ीरो से लेकर एन तक जा रहे हो तो एन प्लस वन टर्म्स होंगी, तो यहाँ पे एन प्लस वन। ठीक, आसान था। तो इस मेथड को जो मैंने अभी यूज़ किया उसको कहते हैं टेलीस्कोपिक। मतलब हम ऐसा डिफरेंस क्रिएट करते हैं जो कि साथ वाली टर्म्स में जब मैं एन एन माइनस वन पुट करता हूँ एन की जगह, तो वो सारे सम के वक्त सब्ट्रैक्ट हो जाएं। अब देखो अभी भी हमें आंसर नहीं मिला है, फिर से करना पड़ेगा। फिर से देखो ए वन ज़ीरो है, ए टू ए ज़ीरो भी ज़ीरो है, तो मेरे पास है ए एन प्लस टू, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा ए एन प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन। ठीक है, तो अब हमें फिर से टेलीस्कोपिक लगाना है। एन की जगह एन माइनस वन सब्सिट्यूट करते रहेंगे, एन प्लस वन बन जाएगा, एन को एन माइनस वन पुट किया, फिर यहाँ पे ए एन इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा एन, है ना। एन की जगह एन माइनस वन पुट करोगे तो एन बन जाएगा ना यहाँ पे। वैसे ही एन को एन माइनस वन पुट करो, फिर से क्या बनेगा ए एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस वन। वैसे ही करते जाओगे कब तक, जब तक जो सबसे छोटी वाली ए एन वाला सीक्वेंस है वो ए ज़ीरो नहीं बन जाता। तो ए ज़ीरो माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा ए वन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे एन माइनस वन था, ये देखो पैटर्न एन माइनस वन था, तो यहाँ पे भी एन माइनस वन था, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा तब तक। ठीक, अब हम लेंगे सबका सम, देखो कैसे कैंसिल होते हैं। एन प्लस वन कट गया, एन भी कट गया, ये ए एन वाला ए एन माइनस वन भी कट गया, क्योंकि यहाँ पे पहली टर्म बची है तो यहाँ पे भी लास्ट वाली टर्म बच जाएगी, तो यहाँ पे ए वन कट गया। ठीक, तो मेरे पास बचा ही क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास बचा है ए ऑफ एन प्लस टू माइनस में ए ज़ीरो इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे क्या है, सम है, ज़ीरो प्लस वन प्लस टू प्लस डॉट 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 कहाँ तक, एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन तक, है ना। तो इस समेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, हम ऐसा देख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स का सम है। तो आपको पता ही है उसको कैसे हम डील करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, समेशन ऑफ एन जो होता है वो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, एन प्लस वन टाइम्स एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। हमारे पास क्या आया, ये ए ऑफ एन प्लस टू माइनस ए ज़ीरो हमारा ज़ीरो ही है, ये सबको ही पता है अब। तो हमारे पास सीक्वेंस निकल गया है। सीक्वेंस क्या आ गया, ए ऑफ एन प्लस टू इक्वल टू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। अब देखो क्या करना है, मेरे को माइनस टू करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एन की जगह एन माइनस टू भर देंगे, तो हमें क्या बने मिलेगा, ए ऑफ एन इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो मेरे को सीक्वेंस मिल गया, ठीक है। तो सीक्वेंस मिल गया, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बड़ा था लेकिन डुएबल था, तो आप थोड़ा सा समय लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो और एक चीज़ ये है कि आपको टेलीस्कोपिक का मेथड पता चला, इसमें कैसे हमें करना है, बहुत कुछ डिस्कस हुआ है, कौन सी टर्म कटेगी कौन सी टर्म रहेगी, कितने बार वन आएगा, समेशन ऑफ एन क्या होता है, सब कुछ रिवाइज हुआ है इस क्वेश्चन में। अब सीक्वेंस, आप देखो सीक्वेंस का भी कुछ होगा। तो यहाँ पे हमें समेशन लेना था, ए एन डिवाइडेड बाई सेवन की पावर एन, एन इक्वल टू टू से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो एन टाइम्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई सेवन की पावर एन, वन बाई टू तो बाहर ही निकल गया समेशन के, एन इक्वल टू टू से लेकर इन्फिनिटी तक। तो देखो बात ये है कि मैं पहले ये कैलकुलेट कर लूँ, फिर वन बाई टू से डिवाइड कर दूंगा, आंसर निकल जाएगा। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ एस है ये, ठीक है। तो एस को लिख कर देखते हैं क्या है, ये क्या आ रहा है। पहले टू पुट किया, तो सेवन स्क्वायर ऊपर क्या बना, टू इंटू टू माइनस वन, तो टू प्लस, फिर क्या बना, सेवन, थ्री, ऊपर क्या बना, थ्री इंटू टू सिक्स, फिर सेवन की पावर फोर नीचे बन गया, ऊपर क्या बन गया, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं लास्ट टर्म एक बार लिख देता हूँ। अब आप बोलोगे लास्ट टर्म क्यों लिख रहे हो, बस इसमें ध्यान रखना, ये जो एन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट टर्म में, इसमें जो ये लास्ट टर्म है इधर मैं एक लिमिट भी लगा देता हूँ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। लास्ट टर्म को लिखने का थोड़ा सा तरीका है। अब देखो एस को आप वन बाय सेवन से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे देखने का तरीका क्या होता है, ऊपर वालों को देखो, चार का डिफरेंस है, फिर छः का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस एपी में है, ठीक है। दो अ, जो एस है उसकी कंसेक्यूटिव न्यूमरेटर्स में जो डिफरेंस है वो एपी में है, तो वो ही मुझे निकालना पड़ेगा, उसका डिफरेंस करना पड़ेगा। तो पहले तो वन बाय सेवन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उसको एस से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़, एक मिनट पहले एस बाय सेवन आपको लिख के दिखाता हूँ, समझ आएगा अच्छे से। एस बाय सेवन क्या आएगा, पहली टर्म छोड़ दो, टू डिवाइडेड बाय सेवन की पावर क्यूब प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय सेवन की पावर फोर प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय सेवन की पावर सिक्स, फाइव, ठीक है, फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है, अब मैं माइनस कर सकता हूँ, तो एस माइनस, यहाँ पे एक ध्यान रखना, अब जो आपका नीचे वाला है ना लास्ट टर्म का, सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी, सेकेंड लास्ट टर्म होगी आपकी एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाय सेवन की पावर एन, और लास्ट टर्म क्या होगी, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय सेवन की पावर एन प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे लिमिट नहीं डाली है मैंने, पर समझ जाओ आप इतना तो एस माइनस एस वन, एस माइनस एस बाई सेवन, वो क्या आएगा, पहली टर्म तो ये वाली टर्म
तो सेम ही लिख दूंगा मैं, 2/7 का स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये इनका डिफरेंस आएगा, ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस। तो क्या बनेगा, सोचो, 4/7 की पावर 3। ठीक, यहाँ पे एक ब्रैकेट शुरू कर रहा हूँ। फिर देखो क्या हुआ, ये जो 12/7 की पावर 4 है, उसका डिफरेंस मैंने लिया इससे, तो मुझे क्या मिलेगा, 6/7 की पावर 4 प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा ये सीक्वेंस, कब तक, सेकेंड लास्ट टर्म तक। मतलब देख लो, इसका डिफरेंस जब इससे होगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, ये कुछ रफ में करके देखते हैं थोड़ा सा, n×n-1 माइनस में n-1 n-2, ये क्या हो गया, n-2। ठीक है, तो n-1 कॉमन निकल गया, तो ये 2 टाइम्स n-1 बन गया है ना, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स n-1 की पावर n। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो माइनस में, क्योंकि ये वाली तो नेगेटिव होएगी ना जब माइनस में जाएगी ये, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस में n-1/7 की पावर n+1। ठीक है, अब देखो ये जो अ, एक बात इसमें समझने वाली है, थोड़ा सा मैं रेड पेन से आपको समझा दूं। देखो लिमिट, जब मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगा लास्ट वाली टर्म पे, इस टर्म पे, तो क्या बनेगा, n(n-1)/7 की पावर n+1। अब आप बोलो इस लिमिट को अगर सॉल्व करना हो तो क्या आंसर आएगा, एक्चुअल में आंसर है टेंड्स टू जीरो। अब आप बोलोगे कैसे कैसे कैसे, देखो आपके पास ऊपर क्या है, ऊपर एक लिमिट है, वो लिमिट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं n×n-1, ठीक है, तो अगर मैं बनाऊं, एक तो इसका जीरो फैक्टर है, एक 1 है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ठीक, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, ये एक एक्सपोनेंशियल है नीचे, एक्सपोनेंशियल्स का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज हाइयर, हाइयर एक डिफरेंस होता है, हाइयर होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये जो एक्सपोनेंट है, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा, है ना, इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे हम, तो जो डिनोमिनेटर है वो डोमिनेट करेगा, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर टेंड्स टू जीरो है। ठीक है, तो ये ग्राफ की एनालाइजेशन है थोड़ी सी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बना एक्सप्रेशन, s-s/7 इक्वल टू 2/7 स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या बना, 2 कॉमन। ठीक है, एंड 7 का क्यूब भी कॉमन, तो बना 1 प्लस, सॉरी 2 प्लस, यहाँ पे क्या बन गया 7, और यहाँ पे 6, सॉरी 3, है ना, यहाँ पे 3 बन गया, यहाँ पे 3 प्लस 4/7 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आएगी मेरे पास, n-1/7 ठीक है, तो अब मुझे इस ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना है, और जो लास्ट टर्म है वो जीरो हो चुकी है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ऐसा करते हैं कि ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, पूरी टर्म ये, है ना, इसको मैं मान लेता हूँ कि इसका कुछ नाम रखते हैं, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इसका नाम रखता हूँ मैं, इस पूरी ब्रैकेट वाली टर्म का टी। तो टी को मैंने ऐसे रख दिया, 2+3/7 प्लस 4/7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n-1/7 की पावर n-3। ठीक, अब इसमें वही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अब तो ये एपी है ऊपर, है ना, तो इसमें भी वही करना पड़ेगा, t/कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू, यहाँ पे एक टर्म छोड़ के 2/7 बन गया, प्लस 3/7 का स्क्वायर बन गया, 4/7 का क्यूब बन गया, और ऐसे ही करते करते हमारे पास सेकेंड लास्ट टर्म क्या आई,
n माइनस टू डिवाइडेड बाय 7 की पावर n माइनस टू, n माइनस थ्री, सॉरी n माइनस थ्री, और यहाँ पे n माइनस वन डिवाइडेड बाय 7 की पावर n माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे पावर बड़ी है। तो अब क्या करेंगे, अब वैसे ही माइनस करना है, t माइनस टी बाई सेवन क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा टू, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/7, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/7 स्क्वायर, प्लस 1/7 क्यूब, और ऐसे ही करते करते क्या बन जाएगा n, सॉरी n तो आएगा ही नहीं ना ऊपर, 1/7 की पावर n माइनस थ्री। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई 7 की पावर n माइनस टू। अब फिर से एक चीज़ नोट करो, क्या, कि ये जो लास्ट वाली टर्म है ये टेंड्स टू क्या होगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो, है ना। अब इसमें हम एक और चीज़ लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज़ डोमिनेट कर रही है ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये चीज़ भी टेंड टू ज़ीरो होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, ये ब्रैकेट में इन्फानाइट जीपी है, इसमें a हमारा 1/7 है, r हमारा 1/7 है, तो 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7 आ जाएगा, प्लस में टू, ये क्या है हमारा आ गया 6/7 t। ठीक है, तो t की वैल्यू हमारे पास निकल गई है। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, t इक्वल टू 7/6 टाइम्स टू, प्लस यहाँ पे 1/7, 7 माइनस 1/6, है ना। तो यहाँ पे 7 टाइम्स 13 डिवाइडेड बाय 36, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा, लेकिन ये काफ़ी, मतलब आप देख रहे हो बड़ा तो है क्वेश्चन, बड़ा तो है, लेकिन सॉल्व करना, मतलब इसमें डिस्कशन पॉइंट पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा जो s था, है ना, s यहाँ पे हमने निकाला था, तो t की वैल्यू हमारे पास निकल गई है, s की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास था 6s डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, हमारे पास था 2/7 स्क्वायर, 2/7 स्क्वायर, प्लस 2/7 का क्यूब हमने कॉमन निकाला था, यहाँ पे t था, t हमारा 7 × 13 डिवाइडेड बाई 36 निकल के आया है, और लास्ट वाली टर्म तो ज़ीरो ही कर दी थी हमने। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, s की वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसा आएगा हमारा 7/6 टाइम्स 2/7 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी एक चीज़ होगी, ये 7 कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो 2/7 स्क्वायर टाइम्स 13/36। ठीक है, तो यहाँ पे 2/7 स्क्वायर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 36, और यहाँ पे 7 कटेगा, 2 कटेगा, 3 रह गया, तो 1/21 इंटू यहाँ पे 36 प्लस 13, तो 9, 49 डिवाइडेड बाई 36 हमारे पास बन गया है। तो ऊपर आप देख सकते हो ये 7 से कटेगा 3, और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बन गया 7 डिवाइडेड बाई 81108। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, एक मिनट, 108, 7 डिवाइडेड बाई 108 है, नहीं रुक जाओ, एक गलती हो गई, हमें एस का ट्वाइस भी निकालना था, या डिवाइड बाई टू करना था, कुछ करना था, हमने निकाला था यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे s माना था इसको, तो s से डिवाइडेड बाई टू हमारा आंसर है, तो s हमारा क्या निकल गया है 7 डिवाइडेड बाई 108, तो s डिवाइडेड बाई टू हमारा आंसर क्या आ जाता है 7 डिवाइडेड बाई 216, तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन। तो देखो ये क्वेश्चन ना, मतलब बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और मेरे हिसाब से डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। आप देखो आपको कितना कुछ सीखने को मिला, एक सीक्वेंस को टेलीस्कोपिक से कैसे सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कि एन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एंड फिर आपको सीक्वेंस सीरीज की भी चीज़ रिवाइज होगी, डिफरेंस एपी में है, फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर लिमिट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बीच में आया कि कौन सा डोमिनेट कर रहा है, तो काफ़ी कुछ मतलब सीखने को मिला है आपको इसमें।
तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे डिस्कस करने के लिए। 22 के पेपर बहुत अच्छे लगे मुझे, बट बच्चों के लिए काफ़ी टफ है, एंड उनको तैयारी भी उतनी ही मिली थी। ठीक है, तैयारी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मिला था उनको, इसलिए पेपर भी काफ़ी टफ डाले थे। पर इस बार का पेपर इतना टफ नहीं आएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और अगर मैं डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबल का एक क्वेश्चन ना लूँ तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैथ्स के बहुत ही एक अच्छे चैप्टर हैं ये, और इनसे क्वेश्चन आना आना पक्का ही है। ठीक है, इनसे आप बच नहीं सकते, कोई भी शिफ्ट हो इनका क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखो इस क्वेश्चन को, ये मेरे को सही क्वेश्चन लगा क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की बातें हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस हो सकता है, और ये देखने में भी थोड़ा सा एक अच्छा लगता है। ठीक है, बट इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना होता है इसको। देखो पहले फंक्शन को एनालाइज करो। ठीक है, फंक्शन को देखो, जो जो चीज़ें लग रहा है कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उसमें तो कर दो। ठीक है, तो देखो पहले मैं इस पार्ट को देखता हूँ। ठीक है, तो पीस वाइज डेफिनेशन दी हुई है, इस पार्ट पहले पार्ट को देखूँ तो एक्स इसके बीच में है। अब मुझे पता है कि जब x -1 से लेकर -2 के बीच में है तो उसका जो जिंट होगा वो -2 होगा। तो क्यों ना मैं उसको पुट ही कर दूं उसमें, है ना, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये जो पहला पार्ट है इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ साइन ऑफ x+2 डिवाइडेड बाय x+2, है ना। सिंप्लीफाई कर दो यार, मुश्किल रखना ही नहीं चीज़ों को, सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो दूसरा पार्ट, मॉड ऑफ x लेस देन 1। ठीक है, एंड जिंट के अंदर आपको मॉड ऑफ एक्स दिया है, और मॉड ऑफ एक्स आपका किसके बीच में है, 1 और 0 के बीच में। तो मॉड ऑफ एक्स का जो जिंट है इधर वो क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो मैक्सिमम ऑफ 2x फ्रॉम, तो आपका ये जो पूरा दूसरा डेफिनेशन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैक्सिमम ऑफ 2x, 0। और इसमें से कुछ एक खास चीज़ नहीं निकल रही है। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देखो ऐसा एनालाइज करो, -1 से 1 तक की बात हो रही है ना, क्योंकि आपका मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स आपका जाएगा 1 से लेकर -1 तक। तो आप दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो, 2x की लाइन जो होगी वो कुछ ऐसी जा रही होगी, स्टीप होगी थोड़ी सी ऐसी। ठीक है, तो वो कुछ ऐसी सी लाइन होगी ओरिजिन से पास करने वाली, और x = 0 तो आपको पता ही है ये वाली लाइन है। ठीक है, तो आपको देखना है दोनों में से मैक्सिमम कौन है। तो आपको एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ पता चल रही है, -1 से 0 तक जो मैक्सिमम है वो तो 0 है, एंड जो 0 से लेकर 1 तक है वो मैक्सिमम 2x है। ठीक है, जो सी चीज़ बड़ी है, यहाँ पे ये चीज़ बड़ी है जो ग्रीन से हाईलाइट करी मैंने, यहाँ पे ग्रीन से मार्क करी है, और 0 से लेकर 1 तक ये चीज़ बड़ी है ना। तो वो ही देखना था मैक्सिमम कौन सा है। तो आप इस पीस वाइज डेफिनेशन को थोड़ा सा और तोड़ सकते हो। तो चलो लिखते हैं, अब हमने इतना सिंप्लीफाई कर ही दिया है तो थोड़ा सा इसको और लिख देते हैं। देखो फंक्शन क्या बन गया आपका, f(x) इक्वल टू, पीस वाइज डेफिनेशन है, ऊपर तो आपके पास साइन ऑफ x+2 डिवाइडेड बाय x+2 है। x आपका कहाँ से कहाँ तक है, -2, -1। फिर आप -1 से 0 वाली बात करो, x बिलोंग्स टू -1 to 0। ठीक है, तो -1 से 0 के बीच में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम था वो 0 था, इसलिए 0 आएगी फंक्शन की वैल्यू। एंड 2x कब आएगी, जब x जो होगा वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में होगा, है ना। देन हमारे पास क्या आएगा, 1 अदरवाइज। तो हमने एनालाइज तो कर लिया है, फंक्शन को भी लिख दिया एक और बार। अब इसमें बात ये है, थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात है, the number of points where f is not continuous and n is the number of points where f is not differentiable। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, बस एक बात है कि आप एग्जैक्ट पे नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, -1 पे जो वैल्यू है
इस क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है। ठीक है, वो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा ऑड पार्ट है, बट हमें क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज गिवन है, तो इस अदरवाइज का मीनिंग आपको पता है कि जहाँ पे एक्स गिवन नहीं है उधर, तो इसका मतलब कि x इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, नहीं ज़ीरो तो इंक्लूडेड है ना, तो ज़ीरो को तो चलो आप इंक्लूड कर सकते हो, ज़ीरो मान लो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है, कहीं भी इंक्लूड कर दो। तो बात ये है कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं आना, यहाँ पे 1, ठीक है, 1, -1 और 1 पे दोनों पे वैल्यू जो है फंक्शन की अदरवाइज वाला डेफिनेशन देगा, मतलब 1 आएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होता है, आपको एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए दिया होता है, तभी कॉन्टिन्यूस कहते हो। तो ये वाली चीज हमें पता होनी जरूरी है, यही क्लिक पॉइंट था क्वेश्चन का। ठीक है, ये बड़ा जरूरी था समझना। तो आप देख सकते हो कि देखो -1 पे, ठीक है, मतलब -1 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, तो आप देख रहे हो एफ एट -1 प्लस, है ना, जो कि यहाँ पे जीरो वाली डेफिनेशन है, वो नॉट इक्वल टू एफ और एफ एट -1 है, जो कि हमें 1 गिवन है। तो हमें नॉट कॉन्टिन्यूस का एक पॉइंट तो मिल गया -1, एक्स इक्वल टू -1 पे। समझ रहे हो, ये चीज पता होनी चाहिए, ढूंढनी होती है, ये क्वेश्चन में गिवन होती है चीजें। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, 1 पे, ठीक है, 1 पे क्या बात है कि जब आप देख रहे हो कि एफ एट 1 नेगेटिव, मतलब 2x वाली डेफिनेशन, तो आपको क्या मिल रहा है वैल्यू, 2 टेंस टू 2, है ना, एंड आप एफ एट 1, ठीक है, एफ एट 1 क्या होगा, ये अदरवाइज वाली डेफिनेशन, अदरवाइज डेफिनेशन के हिसाब से 1 है, तो दोनों बराबर ही नहीं है, तो x इक्वल टू 1 पे भी आपका क्या आ गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखो एक बात तो साफ है, देखो बात साफ क्या है कि जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है वहां पे डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा, तो वहां पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें डिफरेंशिएबल के भी पता चल गए। ठीक है, देन हमें एक और पॉइंट पे चेक करना है, और वो पॉइंट क्या होगा, ज़ीरो, ज़ीरो पे, हाँ ज़ीरो पे कॉन्टिन्यूटी तो है ना, क्योंकि हमने तो फंक्शन का ग्राफ ही बना दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो ग्राफ ही बन गया था, तो कॉन्टिन्यूस तो है फंक्शन ना ज़ीरो पे। डिफरेंशिएबल ये चेक करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल चेक करना पड़ेगा। एंड और कौन सा पॉइंट है, 1 चेक हो गया, -1 चेक हो गया, -2, हाँ -2 भी तो चेक होना होगा। ठीक है, तो -2 को भी चेक कर लेते हैं, तो -2 को चेक करेंगे। ठीक है, तो -2 को चेक करते हैं। तो -2 को चेक करने के लिए तो पहले तो ये देखता हूँ मैं, एफ एट -2 प्लस, मतलब -2 से थोड़ा सा बड़ा, तब तो मेरे पास ये डेफिनेशन है पहली वाली, और इसमें मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि लिमिट लगानी पड़ेगी मुझे, लिमिट x टेंड्स टू -2 साइन ऑफ x+2 डिवाइडेड बाय x+2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या मेरे को मिल रहा है, क्या आएगा, टेंड्स टू 1 आ रहा है ना, तो ये वाली लिमिट तो सबको ही पता है, टेंड्स टू 1 आ गई। एंड फिर हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी वाला कौन सा पॉइंट है, -1 हो गया, ज़ीरो पे हमें चेक करना पड़ेगा। ज़ीरो पे चेक करते हैं एक बार, तो हो सकता है ना, देखो 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी मिल रहे हैं, और कोई कॉन्टिन्यूटी का हमें पॉइंट मतलब वो नहीं मिल रहा कि डिसकॉन्टिन्यूस हो, तो देखो ए और डी ऑप्शन तो हट गया, आंसर या तो बी में से होगा या सी में से होगा, डिफरेंशिएबिलिटी देखनी पड़ेगी, और एक ही पॉइंट रह गया है ना, ज़ीरो वाला, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि सी ऑप्शन हमारा आंसर है। चलो कोई ना, एक बार ज़ीरो वाला को चेक करते हैं, चेक कैसे करना है ये हमारे लिए मेन है, आंसर निकालना मेन नहीं है, सीखना मेन है। तो देखो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक तो वही मेन मेथड है,
जो हम होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स वगैरह वाला है ना। एक मेथड क्या होता है कि आप ना एफ डैश ऑफ एक्स करो, ठीक है, फंक्शन को डेरिवेटिव करो एंड उसका आप कॉन्टिन्यूटी देखो, ठीक है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट इक्वल टू, अगर ए प्लस इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए नेगेटिव आ गई तो डिफरेंशिएबिलिटी भी होती है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि इसमें एफ डैश ऑफ ए की बात ही नहीं है, उस पॉइंट की बात नहीं होती, उसके इर्द गिर्द वाली नेबरहुड पॉइंट्स की बात होती है जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को जीरो पे थोड़ा सा शक है क्योंकि इसका ग्राफ भी थोड़ा सा टेढ़ा बना है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स जब आप करोगे, पीस वाइज डेफिनेशन में क्या करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, याद है किसी को? चलो करके देखो एक बार। देखो एफ डैश ऑफ एक्स जब हम करेंगे तो हमें पीस वाइज डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं। देखो साइन ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, ठीक है, इसका पूरे का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव जीरो का तो डेरिवेटिव जीरो ही है, टू एक्स का डेरिवेटिव टू आ जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा अदरवाइज, है ना। और ये जो आपकी कंडीशंस थी वो सेम रहती है, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़ीरो पे मतलब अगर मैं एफ ऑफ ज़ीरो नेगेटिव देखूं तो वो आ जाता है क्या, ये ज़ीरो। लेकिन अगर मैं देखूं एफ ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव तो वो टू है, ठीक है। तो वो दोनों सेम नहीं है, एफ ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो नेगेटिव। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का एक और पॉइंट मिल गया, बट मुझे x इक्वल टू माइनस टू भी चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का मुझे ये पॉइंट भी देखना पड़ेगा माइनस टू पे, ठीक है। तो मुझे ये डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे होते हैं लेकिन इनमें सीखने को बहुत कुछ है, ठीक है। अगर आपके पास पेपर में टाइम बचता है तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसके डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। स्क्वायर ऊपर क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स प्लस टू टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस टू, माइनस में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस टू, और एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव तो वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब इस पे मैं लिमिट लगाऊंगा, ठीक है, इस पर मैं लिमिट लगाऊंगा x टेंड्स टू माइनस टू, तो क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीज़ तो बन गई है, लिमिट भी बन गई अपनी x टेंड्स टू माइनस टू। तो ऊपर वाला ये चीज़ तो वन बन गई है ना। और ये वाली चीज़ अंदर वाली जीरो बन रही है तो साइन को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस टू। तो ऊपर नीचे कटेगा तो वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पता है किसी को, याद है किसी को? बड़ा ज़रूरी है ये भी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है हमें। तो मैं ऐसा करूँगा कि कॉस ऑफ एक्स प्लस टू की सीरीज़ याद करो, कॉस ऑफ एक्स की सीरीज़ याद करो, क्या होगी, वन प्लस एक्स प्लस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस टू की पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। वैसे ही कॉस ऑफ सॉरी साइन ऑफ, है ना, साइन की लिखनी है। साइन की सीरीज़ क्या होती थी, एक्स प्लस टू की, एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू का क्यूब
डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x प्लस 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो कैसे करेंगे इसको, इस एक्सप्रेशन को? देखो नीचे डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 2 है तो ऊपर कॉस है ना। कॉस की हम क्या रखें, डिग्री 2 रखनी पड़ेगी ना, 2 तक रखना पड़ेगा, और साइन की भी 2 तक रखनी पड़ेगी। चलो फिर करते हैं, बट वो ज़ीरो आ जाएगा ना फिर। तो वो क्या आ जाएगा, देखो मुझे मिनिमम डिग्री ये तक चाहिए, और यहाँ पे जो मेरे पास मिनिमम डिग्री चाहिए मुझे यहाँ तक चाहिए। तो मैं उसी को पुट करूँगा, x प्लस 2 1 प्लस एक्स प्लस 2 की डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ पे नीचे माइनस था ना, बीच में माइनस था, तो ये बीच में माइनस एक्स प्लस टू का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पहला ये टर्म तो कट गया, दूसरा टर्म क्या बचा, एक्स प्लस 2 का क्यूब कॉमन निकालो तो 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर काटोगे तो x प्लस 2 ऊपर रह गया, मतलब आंसर क्या आ गया, 0। ठीक, तो सीरीज से हमने सॉल्व करा तो हमें लिमिट क्या मिल गई है, 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि f ऑफ -2 पॉजिटिव इक्वल टू 0 आया है, और वो बराबर है f एट -2 नेगेटिव पे, अदरवाइज वाला ना, अदरवाइज 0। तो इस पे डिफरेंशिएबिलिटी आ चुकी है, तो इससे मेरा आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो सी ऑप्शन निकल के आता है। और ये बड़ा क्वेश्चन है ना, बड़ा क्वेश्चन है, तो इससे डिस्कस काफ़ी कुछ हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी की बात निकली है। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, कभी कभार काम आती है ये, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कुछ पॉइंट्स पे, है ना, कुछ पॉइंट्स पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स कि वो उन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस भी होगा। इस बात का बहुत यूज़ होता है कभी कभार ABC वेरिएबल्स निकालने के लिए, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, और तो कोई बात नहीं है इतनी इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में फ़िलहाल। सो आई थिंक कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल जो हैं 2022 के जून अटेम्प्ट के मैंने सिलेक्ट किए थे कुछ, और उनको मैंने आपको आज बताया। अब देखो इनसे ना डीमोटिवेट होने की मतलब मत करना कि डीमोटिवेट हो जाओ कि बड़े सवाल हैं, इतने बड़े सवाल पेपर के वक्त कैसे करेंगे। ये जो पेपर था ये पेपर एक्सट्रीमली टफ था। ठीक है, इनकी कट ऑफ्स भी बहुत कम गई थी, एंड आपका जो पेपर है वो सही टाइम सही प्रेपरेशंस के अकॉर्डिंग मैं अगर कहूँ तो आपका पेपर डिसेंट होगा, वो 2023 के पेपर जैसा होगा। ठीक है, उससे भी बल्कि हल्का होने वाला है, डिलीटेड सिलेबस भी है थोड़ा सा, तो टफनेस ज़्यादा नहीं होने वाली। ठीक है, ये क्वेश्चंस उठाने का मतलब ये था कि आपको काफ़ी कुछ डिस्कस करा सकूं मैं, काफ़ी कुछ रिवाइज कर सके क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, ताकि आप काफ़ी कुछ रिवाइज कर सको एक ही साथ कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी ये बेस्ट है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाओ। अगर नहीं है मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट हो, अपना कॉन्फिडेंस बनाओ कि यस मेरे पास कम से कम इतने क्वेश्चंस तो हैं कि मैं, इतना नॉलेज तो है कि मैं इतने क्वेश्चंस सही कर सकता हूँ। और कुछ भी ऐसी क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने 2 साल पढ़ा है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट गया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन के मतलब पेपर के वक्त ऐसा मत सोचना कि कोई क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं है, ये टाइप मैंने करी ही नहीं है, ये तो पहली बार देख रहा हूँ क्वेश्चन। तो ऐसा मत सोचना, सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप कर सकते हो। अगर आप फेस वैल्यू पे मत जाओ, बस रीड करो, कॉन्सेप्ट सोचो कौन से चैप्टर का है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, कौन सा टॉपिक है, उसका फॉर्मूला यूज़ करो, उसके कॉन्सेप्ट यूज़ करो और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर सही ढंग से यूज़ करोगे आंसर मिल जाएगा।